हेलो बच्चों। तो आज एंटी ट्यूबरकुलोसिस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा? एंटी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में देखा, एंटी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में देखा, कैसे कैसे होती है, पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ड्रग क्या होती है, और पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड और आइसोनियाजाइड के बारे में कंप्लीट डिटेल देखी। राइट, मीन्स उसका स्ट्रक्चर, आईयूपीएसी, प्रॉपर्टी, ब्रांड नेम, सब कुछ हमने उसका देख लिया जो भी अपने सिलेबस में है। अगला कंपाउंड लेते हैं वहीं से, पायराजिनामाइड, जिसमें भी क्या है, एस्ट्रिक मार्क। राइट, अब पायराजिनामाइड में सबसे पहले क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में पहले देखो ये क्या है। याद करो जब मैंने हेट्रोसाइक्लिक का आईयूपीएसी पढ़ाया था, तब क्या था? 6 मेंबर्ड अनसैचुरेशन अगर है तो क्या लगेगा? INE, और नाइट्रोजन है तो एजा। चूंकि 2 हैं, 2 नाइट्रोजन है इसलिए डाई। राइट, अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4 तो डाई कौन सा? 1,4 डाई एजाइन, यही तो होगा। क्या होगा? 1,4 डाई एजाइन। एक तो ये हो गई रिंग, और इस पे दूसरी पोजीशन पे क्या लगा है? CONH2 यानी एमाइड। अगर ये कार्बन जो CONH2 का है, मींस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, अगर नंबरिंग में नहीं आता है, जैसे यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये कार्बन नंबरिंग में नहीं है, इसको काउंट नहीं किया गया है। ऐसे केस में इस ग्रुप को एमाइड की जगह इसका नाम देंगे कार्बोक्सामाइड। ठीक, कार्बोक्सामाइड। ठीक, यहां तक क्लियर? तो क्या दोनों तरीके, आसान तरीका भी है और बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि आईयूपीएसी पढ़ाया गया है इसीलिए। तो इसका नाम क्या हो सकता है? 1,4 क्या हो सकता है? 1,4 डाई एजाइन। आई यानी किसके लिए? 6 मेंबर्ड अनसैचुरेशन के लिए। जितने नहीं देखा है आईयूपीएसी हेट्रोसाइक्लिक का देख लेना। ठीक, पहले के 3 पार्ट में मैंने सारा का सारा आईयूपीएसी खत्म कर दिया है। 3 वीडियो देख लोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि डिटेल में जाने के लिए तो कम से कम 10 एपिसोड चाहिए, इतना अपने पास फिलहाल समय नहीं है। तो 1,4 डाई एजाइन, तो हम इसको क्या नाम दे सकते हैं? एक इसका ये जो एजाइन है, इसका जो कॉमन नेम होता है उसको बोलते हैं पायराजाइन। क्या बोलते हैं? पायराजाइन। 1,4 डाई एजाइन को क्या बोलते हैं? पायराजाइन। यानी कि देखो ध्यान से, फिर से देखो क्या है कि एक बार आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। इस रिंग को या तो 1,4 पोजीशन में नाइट्रोजन है यानी एजा, नाइट्रोजन कहीं भी आया तो हेट्रोसाइक्लिक में क्या लग जाएगा? एजा। राइट, तो 1,4 डाई एजा, 6 मेंबर्ड है, अनसैचुरेशन है इसलिए INE, यानी 1,4 डाई एजाइन। ठीक, दूसरा इसका 1,4 डाई एजाइन, इसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम है इसका पायराजाइन। ठीक, इसका कॉमन नेम है पायराजाइन। अब इसी में दूसरी पोजीशन पे अगर CONH2 लगा दो तो 1,4 डाई एजाइन 2 कार्बोक्सामाइड, दिख रहा है? 2 कार्बोक्सामाइड, 2 कार्बोक्सामाइड। ठीक, पायराजाइन की बात करें, कॉमन नेम क्या है इसका? पायराजाइन 2 कार्बोक्सामाइड। कहने का मतलब चाहे आप इस तरह से नोमेनक्लेचर करो, चाहे आप इस तरह से करो, दोनों चीजें क्लियर। ये बताने के पीछे का रीजन ये था, कभी कभी क्या करते हैं
क्वेश्चन सीधा IUPAC दे देते हैं, जैसे 1,4 डाई एजाइन 2 कार्बोक्सामाइड, इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब इसका क्या करो, स्ट्रक्चर बनाओ, वहां प्रॉब्लम में फंस जाओगे। इसीलिए मैं दोनों कॉन्सेप्ट लेके चलूँ, नहीं तो कई सारे बच्चे सोचेंगे सर सीधा सीधा पायराजाइन 2 कार्बोक्सामाइड है, ज्यादा आसान है, याद कर लूंगा मैं, ज्यादा समझ में नहीं आएगा, रट लेता हूं। लेकिन जब स्ट्रक्चर आया तब तो आपको मालूम है IUPAC क्या है। अगर IUPAC आ गया 1,4 डाई एजाइन 2 कार्बोक्सामाइड, तब क्या करोगे, वहां फंस जाएगी ना गाड़ी। इसीलिए हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट एटलीस्ट दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा रहेगा कि ये तरीका भी होता है, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी, आप क्या है क्लिक हो जाएगा। ठीक, यही वजह है कि दोनों तरीके से मैंने इसको बताया, क्योंकि तो पूछा जाता है इसलिए, एक आध बार पूछा गया है। पायराजाइन 2 कार्बोक्सामाइड या पायराजाइन कार्बोक्सिलमाइड, ठीक, इसको कार्बोक्सिलमाइड भी बोल सकते हैं। देखो, जब कार्बन, जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, जब नंबरिंग में आता है तब उसका नाम कुछ और होता है, तो जब नंबरिंग में नहीं आता है वहां पे कुछ और हो जाता है। इसीलिए जहां जहां पे आता रहेगा वहां वहां पे मैं उस चीज को ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूंगा, ये चीजें नोट डाउन कर लेना कहीं। ब्रांड नेम की बात करें, जिनामाइड, जिनामाइड, टेब्राजाइड और लिनामाइड, ये इंपॉर्टेंट इसके ब्रांड नेम है। और जिनको क्लियर नहीं सब दिख रहा है, 480 पिक्सल पे कर लो, उसको क्लियर दिखेगा, डेटा भी बहुत ज्यादा नहीं जाएगा और ये क्लियर भी दिखेगा। ठीक, क्योंकि YouTube का ऑटो कर देता है, आपके नेटवर्क के हिसाब से उसको कम कर देता है, तो आप 480 पे देखोगे, एकदम विजिबिलिटी क्लियर रहेगी। ओके, प्रॉपर्टीज की बात करें तो पेल येलो कलर, कुछ पीले रंग का होता है, टेस्ट इसका बिटर होता है, और पायराजिनामाइड में कोई ऑर्डर नहीं होता, मींस ये ऑर्डरलेस होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर रहता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर और ईथर में। वाटर और ईथर में कैसा है, बिल्कुल भी घुलनशील नहीं है। तो घुलनशील किस में है, एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में, यानी सॉल्युबल इन एल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म, घुलनशील है। नहीं तो आपके लिए क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सब कुछ पानी में घुलनशील है, सब कुछ रंगहीन है, गंधहीन है। तो गंधहीन तो है ऑर्डरलेस, लेकिन रंगहीन नहीं है, पेल येलो कलर का है, और टेस्टहीन भी नहीं है, टेस्ट कैसा है, बिटर, स्वादहीन नहीं है मतलब। ठीक, सॉल्युबिलिटी में वाटर में ही घुलनशील नहीं है, किसमें है, एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में। ठीक, स्टोरेज की बात करें तो स्टोर्ड इन वेल एयरटाइट क्लोज्ड कंटेनर। दूसरा, यूज की बात करें तो स्पेसिफिक, देखो जो ट्यूबरकुलोसिस के जितने भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के यूज हैं वो सब हैं, जो स्पेसिफिक है वो मैं, और भाई मेनली ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट अगर किसी और ड्रग से रेजिस्टेंट हो जाए, मान लिया किसी को आप स्ट्रेप्टोमाइसिन लगातार दे रहे हो, किसी को आप आइसोनियाजाइड लगातार दे रहे हो, या पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड दे रहे हो, चूंकि टीबी का ट्रीटमेंट कई सालों तक चलता है, 2-2 साल 3-3 साल तक चलता है, इसलिए ज्यादातर चांसेस हैं कि पेशेंट टॉलरेंट हो जाए या रेजिस्टेंट हो जाए, मींस कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। या एक स्टेज आ जाए हाईली टॉलरेंस की, कौन सी, टैकीफाइलेक्सिस, कि डोज आप चाहे जितना बढ़ाओ रिस्पॉन्स नहीं बढ़ेगा, मींस पेशेंट के ऊपर उस दवा का असर नहीं होता है। उस केस में जब बाकी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से उसको रेजिस्टेंट हो जाता है पेशेंट, तब हम यूज करते हैं रामबाण, बोले तो क्या, पायराजिनामाइड। ठीक, ऑफिशियल की बात करें तो पायराजिनामाइड एज पर बीपी एंड आईपी मिलता है, पायराजिनामाइड टैबलेट के फॉर्म में भी बीपी एंड आईपी। तो देखो अच्छे से समझ लो, पायराजिनामाइड केमिकल स्ट्रक्चर बहुत आसान है, देखने में थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े हेटेरोसाइक्लिक लगते हैं, लेकिन समझ लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। 1,4 डाइएजाइन का स्ट्रक्चर बना लो, दूसरी पोजीशन पे CONH2 लगा दो, बन गया आपका पायराजिनामाइड। ठीक, केमिकल नेम भी आराम से कर लोगे, ब्रांड नेम में भी कोई समस्या नहीं, प्रॉपर्टीज तो एज यूजुअल है ही है, स्टोरेज सबका लगभग कॉमन सा है। ठीक, अब नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इस बार सिलेबस में आया था, मींस MCQ का जो एग्जाम था उसमें आया था, काफी टफ करके आया था, मींस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए क्योंकि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ये पूछा गया था कि भाई ये किस कैटेगरी की ड्रग है, एंटीबायोटिक है या एंटी ट्यूबरकुलर है, और भी 2 थे जो इररिलेवेंट थे ऑप्शन, लेकिन ये दोनों रिलेवेंट थे और किसी एक पे टिक करना था।
राइट। तो ऐसे पढ़ते जाओ, समझ में आता जाएगा। आपके सिलेबस में किसमें है? एंटी ट्यूबरकुलर में है, एंटीबायोटिक में नहीं है, वहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन। जबकि एंटीबैक्टीरियल जितनी भी है वो सब एंटीबायोटिक का भी पार्ट है। ठीक, खैर स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसस ग्राइसेस से जो है ये क्या है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। किससे सिंथेसाइज किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसेस से स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ब्रांड नेम की बात करें, चूंकि इसमें स्टिक मार्क नहीं है इसलिए केमिकल नेम और स्ट्रक्चर नहीं पता, इसमें पढ़ना है। ठीक, दूसरा कुछ बच्चों की शिकायत है बोर्ड छोड़ दीजिए। देखो बोर्ड छूटा है, लेकिन जब मुझे इधर पढ़ाना है तो मजबूरी में मुझे सामने आना पड़ेगा। ठीक, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसेस की बात करें, स्ट्रेप्टोमाइसिन ए और स्ट्रेप्टोमिसिना और स्ट्रेप्टोरेक्स, ये इसके क्या है? स्ट्रेप्टोरेक्स, ये इसके हैं ब्रांड नेम। थोड़ा सा टेढ़े हैं लेकिन याद तो करने हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज जब मैं रिवीजन कराऊंगा इन सब चीजों का, जब आपका एग्जाम टाइम आ जाएगा तो इनके निमोनिक्स भी बता दूंगा। ठीक, लेकिन अभी पढ़ते रहिए क्योंकि अभी कुछ भी इंपॉर्टेंट या कुछ भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी सब इंपॉर्टेंट है। ओके, कलर कैसा है? रंगहीन। और ऑर्डर कैसा है? कैसा है? ऑर्डरलेस, मीन्स गंधहीन, रंगहीन। बट टेस्ट इज बिटर, टेस्ट इज बिटर। स्टेट कैसी है? क्रिस्टलाइन है। सॉलिबिलिटी घुलनशील है पानी में, यानी वाटर सॉल्युबल है। तो फिर किसमें नहीं घुलनशील? इनसॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहल। जस्ट सॉल्युबिलिटी पायराजिनामाइड की अपोजिट है। पायराजिनामाइड पानी में बिल्कुल घुलनशील नहीं है, लेकिन अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में घुलनशील है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ठीक उल्टा, अल्कोहल क्लोरोफॉर्म में घुलनशील नहीं है लेकिन पानी में घुलनशील है। ठीक, मतलब इन दोनों की सॉल्युबिलिटी जस्ट अपोजिट। स्टोरेज की बात करें तो इसकी स्टोरेज भी स्पेसिफिक होती है, इसीलिए यही स्टोरेज कंडीशन इस कंपाउंड को इंपॉर्टेंट बना देती है। ठीक, स्टोरेज में क्या है? इसको ऐसी जगह पे स्टोर करके रखना है जहां का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस यानी 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना हो। एयर टाइट क्लोज कंटेनर्स तो रहेगा। दूसरा, इसको ऐसी जगह पे रखना है, पहली चीज तो टेम्परेचर 30 डिग्री से ज्यादा ना हो, दूसरा डार्क प्लेस हो, मीन्स सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। राइट, यही एक जो स्टोरेज स्पेसिफिक स्टोरेज कंडीशन है, ये इस पूरी ड्रग को खास बना देती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टोरेज पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, यूज की बात करें तो जाहिर की बात है यूज क्या है? कई ड्रग्स के साथ, स्ट्रेप्टोमाइसिन कई ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में भी दी जाती है। मीन्स किस केस में? जब रेजिस्टेंट हो जाती है। आइसोनियाजाइड स्ट्रेप्टोमाइसिन का कॉम्बिनेशन लगा देते हैं, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड को स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ कॉम्बिनेशन में दे देते हैं। तो इट इज मेनली यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन एसोसिएशन विद अदर ड्रग्स। मीन्स दूसरी ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है। राइट, यहां तक क्लियर? जैसे एग्जांपल किसके साथ? जैसे आइसोनियाजाइड, इथेम्ब्यूटॉल और रिफेम्पिसिन। ठीक, दूसरा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में, इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में भी स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्यों? इट इज एक्ट एज या यूज्ड एज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स की भी इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक, वैसे तो सारी ड्रग्स एंटीबायोटिक है, क्यों? क्योंकि सारी एंटीबैक्टीरियल है। तो इसको ओरल रूट से या इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं, किसके लिए? इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में। ठीक, ऑफिशियल की बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट एज पर बीपी एंड आईपी, स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन एज पर बीपी एंड आईपी एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन टैबलेट एज पर इंडियन फार्माकोपिया। ठीक, तो ये दो ड्रग हुई। अगली ड्रग हम देखते हैं नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे। तो जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो हमारा है इथेम्ब्यूटॉल। मतलब इस पे भी है क्या? एस्टेरिस्क मार्क। इसका मतलब इसका भी हमको स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी देखना पड़ेगा। राइट, तो अब स्ट्रक्चर देखो, इथेम्ब्यूटॉल का केमिकल स्ट्रक्चर ये है। कैसा दिख रहा है? आसान दिख रहा है कि कठिन दिख रहा है? बताओ भाई, याद हो जाएगा? कठिन दिख रहा है, हैं? जाहिर सी बात है, स्ट्रक्चर है, केमिस्ट्री में वैसे भी सबसे कठिन चीज यही होती है। अब आसान बनाते हैं इसको। देखो यहां पे क्या है, इसको थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं। CH3 CH2
इसको C2H5 को CH3CH2 लिख सकते हैं। बस एक एक स्टेप देखते जाओ। ये कार्बन है, ये वाला, ठीक, और ये आउट ऑफ द प्लेन एक बॉन्ड बना है जिसके ऊपर लगा है CH2OH और चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफिल हो रही है। यहां तक ठीक। इस पे एक लगा हुआ है अमीन ग्रुप। कौन सा? अमीन ग्रुप। अमीन ग्रुप से लगा है एक CH2। यहां तक देखो ध्यान से, चाहे इसको C2H5 लिख लो या CH3CH2 लिख दो। फिर कार्बन है, इसके ऊपर आउट ऑफ द प्लेन बॉन्ड बना हुआ है और कौन सा? एल्कोहल यानी CH2OH ग्रुप लगा है, चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ फुलफिल है। फिर क्या है? NH के साथ CH2। यहां तक क्लियर? C2H5C CH2OH फिर NH और CH2। इतना अगर याद हो गया तो इथेनॉल के स्ट्रक्चर में कोई समस्या नहीं होगी। इसी को दोबारा लिख दो, जो लिखा है इसी को दोबारा लिखो। क्या लिखा है भाई? पहले लिख, इधर से चलो, CH2, फिर क्या लिखा है? NH, NH के बाद फिर कार्बन, कार्बन के ऊपर बॉन्ड बना हुआ है ऐसे ही। फिर क्या लगा है? CH2OH, चौथी वैलेंसी किससे फिल है? हाइड्रोजन से। इसके बाद CH2CH3, CH2CH3। देखो भाई, मिला लो, मिला लो, दोनों सेम है कि नहीं भाई? ये क्या है? क्या है ये? उसके पहले ये समझो, ये क्या है? इथाइलिन है, इथाइलिन डाइअमीन। कौन सा ग्रुप है? इथाइलिन डाई अमीन है। यहां तक क्लियर? इथाइलिन डाइअमीन ये हो गया। बाकी बचा क्या? अगर नंबरिंग कर दो, नंबरिंग करो भाई, 1 2 3 4। क्या है? 1 2 3 4। सेम नंबरिंग इधर भी कर लो, 1 2 3 4। क्या होगा भाई? सीधी सी बात है, 4 कार्बन का एल्कोहल क्या होगा? ब्यूटेनल। क्या होगा? ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। किस पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन पे एल्कोहल लगा है। OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप किधर है? फर्स्ट पोजीशन पे है। देखो ध्यान से समझो, ये जो स्ट्रक्चर है ये है यहां से 2 पार्ट में। जितना हमने रेड से बनाया है सेम उसी को हमने ग्रीन से बना दिया, सेम टू सेम। जैसे नॉमेनक्लेचर इधर का होगा वैसे नॉमेनक्लेचर इधर का होगा। इथाइलिन डाइअमीन लगा हुआ है और ब्यूटेनल 1 कितने पार्ट में है? 2 पार्ट में। यानी कि इसके ब्रैकेट के पहले क्या लिख दोगे? डाई, डाई ब्यूटेनल 1 है, ठीक। इथाइलिन डाइअमीन किस पोजीशन पे है? इधर से भी 2 पोजीशन पे, इधर से भी 2 पोजीशन पे, तो 2,2 ठीक। अपने स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इधर देखो, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है। अब नॉमेनक्लेचर 2 और 2 पोजीशन, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे लगा है क्या? अमीन ग्रुप, यानी इथाइलिन डाइअमीन। डाइअमीन कहां पे है? 2 पोजीशन पे, ठीक। इथाइलिन डाइअमीन, डाई 1 ब्यूटेनल कर दो या ब्यूटेनल 1 कर दो। कोई समस्या है इस स्ट्रक्चर में? सिंपल सा स्ट्रक्चर है भाई, समझने की कोशिश करो। नहीं आउट ऑफ द प्लेन बनाना चाहते हो तो सिंपल सा बना लो। सिर्फ इस स्ट्रक्चर को, इतना स्ट्रक्चर आप याद कर लो, इतना स्ट्रक्चर याद कर लो और इधर से शुरू करो और उधर का स्ट्रक्चर फिर सेम टू सेम बना लो, आपका इथेनॉल का स्ट्रक्चर बन जाएगा। CH2 है, फिर ये क्या है? NH है, इसके बाद क्या है? ये कार्बन हुआ, फिर ऊपर की तरफ क्या लगा है? CH2OH, नीचे की तरफ क्या लगा है? हाइड्रोजन। इधर क्या है? इसको C2H5 लिख दें, C2H5 लिख दिया। सेम टू सेम स्ट्रक्चर, कहीं कोई समस्या है? देखो स्ट्रक्चर समझ लोगे एक बार
तो लाइफ में दोबारा भूलोगे नहीं। इसलिए इसको याद करने रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। देखो ट्रिक भी पता चल गई, आधा स्ट्रक्चर पढ़ लो, बाकी का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो बात कर ले इसकी, केमिकल स्ट्रक्चर हो गया, आईयूपीएसी हो गया। अब बात करते हैं ब्रांड नेम की। टीबीटॉल, इथेम्बिटॉल है, इसका ब्रांड नेम है टीबीटॉल, इटेम्बॉल, सूरल और दादी ब्यूटॉल। क्या दादी ब्यूटॉल कह लो, डैडी ब्यूटॉल कह लो, जो आपको याद हो, जो आराम से याद हो जाए। ठीक, तो ब्रांड नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से मल्टीपल चॉइस आया तब से ब्रांड नेम की इंपॉर्टेंस जस्ट डबल हो गई, कुछ भी पूछ लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करें तो किसी तरह का कोई कलर नहीं, या व्हाइट कलर, और साइंस व्हाइट कलर को मानता नहीं, या तो कलरलेस होगा या व्हाइट कलर का होगा। ऑर्डर कैसा है, गंधहीन है, किसी तरह की कोई गंध नहीं, इट मींस कैसा है, ऑर्डरलेस, यानी रंगहीन हो गया, गंधहीन हो गया। और स्टेट की बात करें तो कैसा है, सॉलिड है, सॉलिड क्रिस्टलाइन पाउडर है। मेल्टिंग पॉइंट, देखो जिसका मेल्टिंग पॉइंट, देखो एग्जाम में क्या करना, या तो मेल्टिंग पॉइंट लिखना और या फिर मेल्टिंग पॉइंट छोड़ देना। सीधी सी बात समझो, जब भी प्रॉपर्टी की बात है मेल्टिंग पॉइंट में तुक्का मत मारना। रेंज 2, 4, 5 का डिफरेंस तो चलेगा, 87 से 89 डिग्री सेल्सियस तक। अब कर दो 50 से 100 तो नहीं चलेगा, 100 से 150 नहीं चलेगा। ठीक, तो एग्जैक्ट याद हो तभी लिखना, क्योंकि गलत चीज पे सबके नंबर कट जाते हैं, नहीं लिखोगे तो बच जाओगे। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो फ्रीली सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर एंड एल्कोहल में। स्लाइटली सॉल्युबल होता है किसमें, क्लोरोफॉर्म में। इनसॉल्युबल होता है ईथर में। ठीक, ये इसका सॉल्युबिलिटी। नेचर कैसा है, ये लाइट सेंसिटिव बिल्कुल नहीं है, मींस लाइट में स्टेबल है, जब भी एक्सपोज करके रखोगे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेबल एज इट इज रहेगा। स्टोरेज, अगर लाइट सेंसिटिव नहीं है तो लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर नहीं चाहिए, इट मींस एयर टाइट क्लोज कंटेनर इज सफिशिएंट फॉर दिस स्टोरेज। यूज क्या, इसको माउथ के थ्रू या आई इंजेक्शन के थ्रू पेशेंट को दिया जा सकता है, और आइसोनियाजाइड या रिफेम्पिसिन के साथ। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस अगर क्या इजिली डायग्नोस्ड हो जाती है तो क्या होता है, उसके ट्रीटमेंट में इथेम्ब्यूटॉल को रिफेम्पिसिन या आइसोनियाजाइड के साथ कॉम्बिनेशन में देके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर ऑफिशियल प्रिपरेशन की बात करें तो इथेम्ब्यूटॉल हाइड्रोक्लोराइड। अब हाइड्रोक्लोराइड के बाद यहीं पे HCl लगा दो, दैट इज हाइड्रोक्लोराइड एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड इंडियन फार्माकोपिया। इथेम्ब्यूटॉल की बात करें तो एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड इंडियन फार्माकोपिया। ठीक, तो ये बात हो गई किसकी, इथेम्ब्यूटॉल की। 4 कंपाउंड जो बहुत इंपॉर्टेंट थे उनकी बात हो गई विद स्ट्रक्चर। ठीक, अब हम बात करेंगे किसके, साइक्लोसेरीन की। साइक्लोसेरीन में हम देखेंगे सबसे पहले ब्रांड नेम, क्योंकि इस पे किसी भी तरह का कोई एस्ट्रिक मार्क नहीं, राइट। तो ब्रांड नेम क्या है, साइक्लोसेरिना, साइक्लोसेरिना और डिसाइक्लोसेरीन। साइक्लोसेरिना और डिसाइक्लोसेरीन ये इसके हैं इंपॉर्टेंट ब्रांड नेम। उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टी में सबसे पहले कलर, व्हाइट या पेल येलो कलर का, या तो व्हाइट होगा या पेल येलो कलर का, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव प्रोडक्ट है और बहुत ही ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक है। कहीं से भी जरा सा भी अगर मॉइस्चर मिल गया इसको तो ये क्या अपना कलर चेंज कर लेता है, डीनेचर हो जाता है। किसी भी तरह का कोई ऑर्डर नहीं होता, या फिर बहुत बारीक सा स्लाइट सा हल्की सी स्मेल होती है, या तो ऑर्डरलेस होगा या स्लाइट स्मेल होगी, स्लाइट ऑर्डर होता है। टेस्ट इसका कैसा, तीखा, तीखा लाल, यानी बिटर होगा। अगर स्टेट की बात करें तो क्रिस्टलाइन स्टेट होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 155 से 156 डिग्री सेल्सियस पर ये कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाता है। क्या हो जाता है, कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक, 155 से 156 डिग्री सेल्सियस पे। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो पानी में घुलनशील है, यानी वाटर सॉल्युबल। स्टोरेज, इसकी क्या स्टोरेज कंडीशन बड़ी स्पेसिफिक। देखो जितनी भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हैं उनकी स्टोरेज बड़ी क्रिटिकल है, इसलिए स्टोरेज पे ध्यान देना। ठीक,
स्टोर ऐसी जगह करेंगे जहां का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना हो। द टेम्परेचर इज नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस, और एयर टाइट क्लोज्ड कंटेनर में इसको स्टोर करके रखते हैं। क्लियर। उसका यूज की बात करें तो ये सेकेंडरी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की तरह इस्तेमाल करते हैं। किसको? साइक्लोसेरिन को। क्यों? जब प्राइमरी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, जो पहले एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स दी गई हैं, अगर उनसे पेशेंट रेजिस्टेंट हो जाता है, पहले मैंने बताया कि ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो होती हैं वो काफी लंबे समय तक चलती हैं, पेशेंट इन ड्रग से रेजिस्टेंट हो जाता है। तो जो पेशेंट प्राइमरी ड्रग से पहले जो ड्रग दी गई उनसे रेजिस्टेंट हो गया, तो उसके बाद हम क्या देते हैं? साइक्लोसेरिन। इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सेकेंडरी एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। यूज्ड एज सेकेंडरी एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट विद प्राइमरी एजेंट्स। इसको क्या है? प्राइमरी एजेंट के साथ मिक्स करके कॉम्बिनेशन में भी देते हैं। और कब देते हैं? जब प्राइमरी एजेंट पूरी तरह से इनइफेक्टिव हो जाए। दूसरा एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक की तरह है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, यूटीआई इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में साइक्लोसेरिन का इस्तेमाल होता है। अगर ऑफिशियल की बात करें तो साइक्लोसेरिन बीपी एंड आईपी, फिर साइक्लोसेरिन कैप्सूल एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया, दूसरा साइक्लोसेरिन टैबलेट एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड इंडियन फार्माकोपिया। राइट, क्लियर। अगले प्रोडक्ट के, अगले ड्रग की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेसिफिक है, वो है रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन, कहीं कहीं पे रिफैम्पिन भी लिखा होता है। ठीक, तो रिफैम्पिसिन, रिफैम्पिन और रिपासिन, रिमासेटॉन, ये सारे क्या हैं? ब्रांड नेम है इसके। ठीक, प्रॉपर्टीज की बात करें तो कलर कैसा होता है? या तो रेड कलर में होगा या रेडिश ब्राउन कलर होता है, और स्वादहीन होता है, यानी टेस्टलेस होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, और गंधहीन, और पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील, सॉल्युबल इन वाटर। दूसरा एक नोट है। नोट क्या है? ये क्या करते हैं? जैसे ही मॉइस्चर के एक्सपोजर में आता है ये डिकम्पोज हो जाता है। मैंने पहले कहा बहुत ही ज्यादा सुपर हाइग्रोस्कोपिक है। जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है या एक्सपोज करो, बॉटल खुलो, जैसे ही एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर मिला वो डिकम्पोज हो जाता है। इसीलिए जिसको भी टीबी हुई हो और रिफैम्पिसिन टैबलेट चली हो तो आप कैप्सूल, जो कैप्सूल जिस बॉटल में आता है उसको खोल के देखना, यानी अनलॉक करके देखना, उसके अंदर डेसिकेंट पड़ा होता है। डेसिकेंट, अब डेसिकेंट क्या होता है? डेसिकेंट में मोस्टली सिलिका का इस्तेमाल करते हैं, सिलिका बैग्स, सिलिका बैग का इस्तेमाल करते हैं। कुछ जो है इस तरह का सिलिका बैग होता है। ठीक, ऐसे इसके अंदर सिलिका के ग्रेन्यूल्स होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। अगर क्या होगा? अगर मॉइस्चर आएगा तो ये मॉइस्चर गेन कर लेगा, मॉइस्चर गेन करके अपना कलर ब्लू कलर का कर देता है। कैसा कलर है? ब्लू कलर का कर देता है। उससे पता चलता है कि इसने मॉइस्चर ले लिया है। ठीक, इसीलिए डेसिकेंट का इस्तेमाल करते हैं कि कैप्सूल पे किसी भी तरह का कोई इंपैक्ट ना पड़े, इसीलिए डेसिकेंट डालते हैं उसमें। और डेसिकेंट कहीं देखा है? आप जो है एयर टाइट बॉटल्स खरीदने जाओ, एयर टाइट बॉटल्स खरीदने जाओ, देखो उसके अंदर एक छोटा सा बैग पड़ा मिलता है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप खरीदोगे, परचेज करोगे तो छोटा सा बैग मिलता है। बैग इन द सेंस छोटी सी मीन्स पुड़िया टाइप की उसके अंदर, उसी को बोलते हैं डेसिकेंट। उसको आप खोल के देखो, छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, उन्हीं को बोलते हैं डेसिकेंट। और उसके अंदर सिलिका के ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक, वो इसीलिए होते हैं कि अगर मॉइस्चर आए तो मॉइस्चर को वो गेन कर लेते हैं। ठीक है, स्टोरेज की बात करें तो इसका भी स्पेसिफिक स्टोरेज है। इस ऐसी जगह पे इसको स्टोर करके रखते हैं जहां का टेम्परेचर 15 डिग्री। साइक्लोसेरिन की बात करें तो वहां पर टेम्परेचर था 25 डिग्री, मीन्स इसको 25 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसको जहां पे रिफैम्पिसिन का स्टोरेज करते हैं वहां का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, इनर्ट एटमॉस्फेयर होना चाहिए। इनर्ट एटमॉस्फेयर मीन्स कुछ भी ऐसा ना हो जिससे ये रिएक्ट कर ले, बहुत सेंसिटिव प्रोडक्ट होता है। राइट, तो इसीलिए इसका स्टोरेज बहुत खास है। यूज की बात करें तो इसको क्या है, दूसरे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के साथ, ओरली इसको किसमें, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट में। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस यानी प्राइमरी स्टेज में अगर लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है,
रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन हो गया है, मोस्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ही रिफेम्पिसिन का इस्तेमाल करते हैं। कई मेडिसिन हैं, डेप्सोन है ना, जो भी और एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं या एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, उनके साथ कॉम्बिनेशन में अलग अलग यूटीआई ट्रीटमेंट में, रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट में, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में इसका इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा सेंसिटिव बहुत है, लेकिन अगर ड्राई पाउडर की बात की जाए, ड्राई पाउडर, इसकी बात करें, ड्राई पाउडर को अगर रूम टेम्परेचर लगभग कितना 25 डिग्री सेल्सियस, अगर नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस अगर रखा जाए तो 5 साल तक स्टेबल रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, कौन? रिफेम्पिसिन, जो इतना सेंसिटिव प्रोडक्ट हो गया, ये प्रिपरेशन से सेंसिटिव हो गया है। ऑफिशियल की बात करें तो रिफेम्पिसिन एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड इंडियन फार्माकोपिया, और रिफेम्पिसिन का कैप्सूल, मोस्टली कैप्सूल ही रिफेम्पिसिन का आता है टीबी के ट्रीटमेंट में, तो इसका कैप्सूल मिलता है एज पर इंडियन फार्माकोपिया। तो इस तरह से इट इज ऑल अबाउट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। ठीक, पूरी तरह से आप देख लो, अच्छे से पढ़ लो, एक एक पॉइंट, जितनी ड्रग्स पढ़ा दी है मोर देन सफिशिएंट है, जितना मैंने कंटेंट दे दिया है, एक भी लाइन किसी बुक से अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इसी में से सारा का सारा आपके पेपर में आ जाएगा। ठीक, बाय।